आर्यभट्ट आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं हूं रवि तिवारी। क्या हालचाल है? पीसीएस के क्रैश कोर्स की श्रृंखला में आज मैं फिर आपके सामने हूं। कल हम लोगों ने जो बात की थी वो बात की थी रैंकिंग पर, और रैंकिंग के दो चैप्टर थे वो हम लोगों ने जो है क्या किए थे, हल किए थे। एक चैप्टर जो हम लोगों ने हल किया था मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग नंबर, और दूसरा चैप्टर जो हम लोगों ने हल किया था वो हम लोगों ने किया था विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशन और पोजीशन इंटरचेंज। कल हम लोगों ने इन दोनों पर बात की थी। बारी बारी से अगर आप लोग देखें और पिछले 10 वर्ष के पेपर, अगर आप प्रश्न पत्रों का गहन अध्ययन करें तो रैंकिंग से इन्हीं दो टॉपिक से आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा बने हैं। रैंकिंग से इन्हीं दो टॉपिक से क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा बने हैं, और बाकी एक आध बेसिक क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है यहां से, वो बेसिक क्वेश्चन ऑप्शन से सीधे चेक कर सकते हैं। बाकी बहुत ज्यादा यहां पर समस्या नहीं है। इसी प्रकार आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पांसे से, डाइस से। डाइस से आज मैं आपको 30 मिनट के बाद कुछ ऐसे प्रश्न कराऊंगा जो यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आईएएस की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, विगत वर्षों में लोअर पीसीएस में भी पूछे गए हैं, और लोअर पीसीएस के बाद जो है आपके अलग अलग स्टेट के पीसीएस एग्जाम्स में वो प्रश्न पूछे गए। अधीनस्थ ने जब आपके अभी पेपर लिए हैं, मंडी परिषद का पेपर है, बीडीओ का पेपर है, तो भी वो प्रश्न आपके पूछे गए। बहुत आसान तरीके से हम पासे के इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और मैं वादा करता हूं कि जब लास्ट में हम लोग प्रश्न हल करेंगे तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ओरल ही सारे आंसर कर सकते हैं। इस पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ओरल ही सारे आंसर्स क्या कर सकते हैं, और हम ओरल ही बता सकते हैं कि क्रियाएं क्या है। क्लियर? बस 15 से 20 मिनट आपको बने रहना है हमारे साथ, और जो है इसके बाद हम सारे प्रश्नों को आज हल कर लेंगे, और पांसे का एक प्रारूप आपका पूरा तैयार हो जाएगा। अगर बेसिक प्रारूप से आपके प्रश्न आते हैं पांसे के, तो इसके बाद आपको पांसा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर? तो आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। प्रश्नों पर आने से पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन पर बात करते हैं पांसे के, और बेसिक इंट्रोडक्शन पर बात करने के बाद तुरंत हम फिर पांसे के उन प्रश्नों पर चलेंगे, और मैं आपको प्रश्नोत्तरों को क्या करा दूंगा, हल करा दूंगा। आइए शुरुआत करते हैं पांसे से। क्लियर? आप जानते हैं कि लोअर पीसीएस के लिए हम लोगों ने 45 दिन का जो क्रैश कोर्स कार्यक्रम प्रारंभ किया है, उस श्रृंखला का आज तीसरा दिन है। यह श्रृंखला इसी प्रकार अनवरत जारी रहेगी। आप लोग खूब देख रहे हैं, खूब सराह रहे हैं, और हम लोग खूब अच्छे से रिसर्च करके आप लोगों के साथ चीजों को ला रहे हैं, ताकि आप जो विषय वस्तु अनिवार्य है उससे ज्यादा कुछ ना पड़े, और 45 दिनों में एक ऐसा सेगमेंट आपके सामने हो कि लगभग 80 से 85% वो आपके प्रश्नोत्तर को कवर कर ले उन पेपर्स के, तो हम मानेंगे कि हाँ, जो हम लोगों ने किया है आपके लिए शायद उसमें हम सफल रहे। इसी क्रम में आइए हम लोग बात करते हैं। आज एक अपना टॉपिक लिया है हम लोगों ने, क्या? डाइस, पासा, जिसको हम कहते हैं पासा। एक बेसिक बात पहले, एक जो पासा होता है वो 3 ही प्रकार का हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, एक जो पासा होता है वो 3 ही प्रकार का हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं वन सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन, वन सरफेस कॉमन। दूसरे पासे को हम लोग कहते हैं टू सरफेस कॉमन, और तीसरे पासे को हम लोग कहते हैं नो सरफेस कॉमन। वन सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन। वन सरफेस कॉमन पासे को आप हिंदी में कहेंगे ऐसा पासा जिसकी एक सतह समान हो। टू सरफेस कॉमन को ऐसा पासा जिसकी 2 सतह समान हो, 2 सतह समान हो। और तीसरे को ऐसा पासा जिसकी कोई सतह समान ना हो, कोई सतह समान ना हो। क्लियर? 3 तरह का ये पासा हमारा होता है। अब गौर से यहां पे देखिए, प्रश्नों की प्रवृत्ति के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं वो वन सरफेस कॉमन डाइस और टू सरफेस कॉमन डाइस से पूछे जाते हैं, और इसके अलावा के जो प्रश्न होते हैं वो बेसिक इंट्रोडक्शन से होते हैं, जो लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न होते हैं। उनको मैं कल की क्लास में आपको हल कराऊंगा। आज पहले हम इन दोनों की बात करते हैं, एक सतह समान पासा और 2 सतह समान पासा, जिसको हम कहते हैं वन सरफेस कॉमन और टू सरफेस कॉमन। यहां से प्रश्नों की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है। अगर हम
1998 और 99 के परिदृश्य में चले और उस समय के पेपर आप देखते हैं आज से 10-15 साल पहले, तो इस पासे से प्रश्न पूछे जाते हैं थे नो सरफेस कॉमन से। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में मैंने पिछले 4 वर्ष में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं देखा जिसमें नो सरफेस कॉमन से कोई भी प्रश्न आपका पूछा गया हो। क्लियर? तो फोकस जो आपका रहना है वो कहां रहना है बताइए? 1 सरफेस कॉमन पे रहना है और 2 सरफेस कॉमन पे आपका पूरा फोकस रहना है। यही से आपके प्रश्नों की बारंबारता सबसे अधिक होती। तो कैसे 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन को हम लोग देखते हैं। आइए, अगर हम एक पासे की आकृति को देखें तो एक पासे की जो मूल आकृति होती है वो पासे की मूल आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। इस आकृति को अगर हम देखें तो इस आकृति की 6 बराबर सतह होती है। 6 बराबर सतह होती है इस आकृति की। 6 इक्वल सरफेस, 6 बराबर सतह होती है जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होती है। ऐसी आकृति जिसकी 6 बराबर सतह हो और जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक समान हो, ऐसी आकृति को हम 2 नामों से जानते हैं। या तो हम इसको पासा कह दें या तो हम इसको घन कहते हैं। गुण एक ही है दोनों का। या तो हम इसको पासा कह दें या तो हम इसको क्या कहते हैं? घन कहते हैं। क्लियर? आइए, अब जब इस पासे को हम हल करते हैं तो पासे को हम इस मूल आकृति से हल नहीं करते हैं। किसी प्रश्न में, किसी एग्जाम पेपर में, ऑनलाइन एग्जाम में जब आप पासे को पढ़ने लिखने के हिसाब से देखते हैं तो इस पासे की जो मूल आकृति होती है वो इस प्रकार से होती है। इसका मतलब है चूंकि 6 सतहों को, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, 3D फिगर है, 6 सतहों को हम एक साथ नहीं देख सकते। इसीलिए जब हमें हल करना होता है इस पासे को तो हम क्या करते हैं? 3-3 सतहों वाली 2 आकृति को एक साथ देखते हैं। 3-3 सतहों वाली 2 आकृतियों को हम एक साथ देखते हैं। तो इसमें 6 सतह होती है, तो एक आकृति में जब 3 सतह दिखाई देती है तो दोनों आकृति में कितनी सतह दिखाई देती है? 6। और हम पासे को अच्छे से क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। यहां पर अगर मान लीजिए सबसे पहले मैंने आपसे कहा 1 सरफेस कॉमन, जिस पर हम बात कर रहे हैं 1 सरफेस कॉमन। ध्यान दीजिएगा, अगले 20-15 मिनट आप हाईली कंसंट्रेट रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि पासे की एक आकृति पर ए से लेके एफ तक लिखा है, तो ए से लेके एफ तक अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या लिखा है? ए, बी, सी, डी, ई और एफ ये लिखा है। अगर हमने इसको 2 पासे की आकृतियों में 6 सतहों को अरेंज किया, क्लियर? और यहां पे मैंने लिखा ए, बी, डी, यहां पे मैंने लिखा सी, डी, ई। अब आप गौर से देखिए, जब पासे की दोनों आकृतियों को आप देख रहे हैं तो इसमें आपको कुछ ना कुछ समान दिख रहा है, कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है। तो आपने कहा सर इन दोनों में डी सरफेस क्या है? कॉमन है। अगर दोनों आकृतियों में एक कॉमन है तो इस नेचर को हम लोगों ने क्या कहा बताइए? 1 सरफेस कॉमन। अगर दोनों आकृतियों में एक विषय वस्तु कॉमन है तो इसका मतलब यह है कि दोनों आकृतियों में एक सतह कॉमन है और इस नेचर को हम लोगों ने क्या कहा बताओ? 1 सरफेस कॉमन। क्या कहा? 1 सरफेस कॉमन। तो वो कॉमन सरफेस है जो वो कौन सी है बताइए? डी है। अब गौर से देखिए, अगर एक पासे की 6 सतह से आपको निर्देशित किया गया है कि एक पासे की 6 सतह होती है, तो इन 6 सतहों में अगर एक पासे की 6 सतह होती है तो इन 6 सतहों में अगर हम गौर से देखें तो इन 6 सतहों में हम देखें, अगर हमें देखें इन दोनों आकृतियों में तो हमें 5 ही सतह दिखाई दे रही है। कितनी सतह दिखाई दे रही है? 5 ही सतह हमें दिखाई दे रही है। आप देख लीजिए क्यों 5 दिखाई दे रही है? क्योंकि एक सतह ने दोनों जगह कॉमन होकर एक सतह के स्थान को घेर लिया। अगर एक आकृति में 3 सतह दिखाई देती तो 2 में कितनी दिखाई देनी चाहिए? 6। लेकिन डी दोनों जगह कॉमन हो गया तो अब हमें 5 दिखाई दे रही है। क्लियर? तो जो सतह दोनों जगह दिखाई दे उसको हम कहते हैं कॉमन सरफेस। क्या कहते हैं? कॉमन सरफेस। और जो सतह दोनों में ना दिखाई दे लेकिन इन 6 में शामिल हो उसको हम कहते हैं हिडन सरफेस। एच क्या है? हिडन सरफेस है। एफ क्या है? हिडन सरफेस है। ऐसी सतह जो दोनों में दिखाई दे उसको कहेंगे कॉमन सरफेस, और ऐसी सतह जो दोनों में ना दिखाई दे उसको क्या कहेंगे? हिडन सरफेस। हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, एक प्रश्न ओरल होता है
जो सतह दोनों में दिखाई देती है उसका विपरीत हमेशा वो सतह होती है जो दोनों में नहीं दिखाई देती है। ऐसे प्रश्नों को लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि डी का विपरीत क्या होगा, तो डी का विपरीत क्या है? डी क्या है? कॉमन। तो कॉमन का विपरीत क्या होगा बताइए? हिडन होगा। मतलब ऐसी सतह जो दोनों में दिखाई दे उसका विपरीत हमेशा ऐसी सतह होगी जो दोनों में ना दिखाई दे। क्लियर? तो यहां पे अगर डी का विपरीत पूछा जाए तो क्या होगा बताओ? एफ होगा। कॉमन का विपरीत हिडन होता है और हिडन का विपरीत क्या होता है बताओ? कॉमन होता है। लेकिन यदि हमें सभी सतहों के विपरीत निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें सभी सतहों के विपरीत निकालने हैं तो हम कॉमन सरफेस से, दोनों पासे में उपस्थित कॉमन सरफेस से घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाते हैं। फिर सुन लीजिए, दोनों पासे में उपस्थित कॉमन सरफेस से घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाते हैं। जैसे यहां पर अगर कॉमन सरफेस 3 है, क्लियर? तो बताओ 3 से 6 की ओर घड़ी की सुई की दिशा होगी कि 3 से 12 की ओर? तो आप कहेंगे सर 3 से 6 की ओर। तो जब घड़ी की सुई की दिशा में घूमे तो सबसे पहले क्या आया बताओ? डी। और डी के बाद क्या आया बताओ? ए। और ए के बाद क्या आया बताओ? बी। क्लियर? यहां पे भी हम घूमेंगे तो यहां पे जब हम घूमे तो बताओ सबसे पहले क्या आया बताओ? यहां पर कॉमन के नीचे कॉमन को लिख दीजिए डी। फिर बताओ यहां पे क्या आया? ई। और फिर यहां पे क्या आया बताओ? सी। क्लियर? अब बताइए डी कॉमन है तो डी के नीचे हमेशा हिडन आएगा तो क्या आएगा बताओ? एफ। तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा? एफ। ए का विपरीत क्या हो जाएगा? ई। और बी का विपरीत क्या हो जाएगा? सी। या सी का विपरीत बी होगा, ई का विपरीत ए होगा और एफ का विपरीत क्या होगा बताओ? डी। क्लियर? तो हमें क्या करना है? अगर हमें सभी सतहों के विपरीत निकालने हैं तो दोनों पासों में उपस्थित कॉमन सरफेस से घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाना है। कॉमन सरफेस के नीचे कॉमन सरफेस को लिखना है। क्रमशः एक दूसरे के नीचे आने वाली सतह एक दूसरे की विपरीत सतह होती है। चलिए, जैसे मान लीजिए हमने एक और पासा लिया, समझने के लिए हम वन सरफेस कॉमन लगा रहे हैं। एक और पासा यहां पे हमने लिया। मैंने कहा कि एक पासे की 6 सतहों पर 1 से लेकर 6 तक लिखा है। ये निर्देश में आपको दिया रहेगा 1 2 3 4 5 और 6। अगर हमने इस पासे को अरेंज कर दिया, यहां पर इस पासे की आकृति को कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया। यहां पे मैंने लिखा 5 6 4, यहां पे मैंने लिखा 3 2 5। अब गौर से अगर हम इस पासे को देखें तो आप देख पा रहे हैं ये वन सरफेस कॉमन पासा होगा। ये वन सरफेस कॉमन पासा होगा क्योंकि दोनों में बताओ कौन सी सरफेस कॉमन है? 5 कॉमन है। कौन सी सरफेस दोनों में कॉमन है बताओ? 5 कॉमन है। अगर दोनों में 5 कॉमन है तो अब बताइए एक सरफेस दोनों में ऐसी होगी जो दोनों में नहीं दिखाई देगी लेकिन यहां होगी। तो बताइए ऐसी कौन सी सरफेस है? तो आप कहेंगे सर एक ऐसी सरफेस है जो दोनों में नहीं है। तो एक क्या हो गया बताओ? हिडन। तो कॉमन का विपरीत हिडन होता है और हिडन का विपरीत क्या होता है? कॉमन। तो एक का विपरीत 5 हो गया और 5 का विपरीत क्या हो गया बताओ? 1 हो गया। जो सतह दोनों में दिखाई दे उसका विपरीत हमेशा वो सतह होती है जो दोनों में नहीं दिखाई दे। तो 5 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत कितना हो गया बताओ? 5 हो गया। ये तो क्लियर हो गया। अब अगर हमें सभी सतहों के विपरीत निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? दोनों डाइस में उपस्थित कॉमन सरफेस से घड़ी की सुई की दिशा में क्या करेंगे? घूम जाएंगे। तो यहां पे अगर हम 5 से घूम गए तो बताओ क्या होगा? 5 होगा, फिर क्या होगा? 4 होगा, फिर क्या होगा बताओ? 6 होगा। और यहां पे अगर हम 5 से घूम गए तो क्या होगा बताओ? 5 होगा, 2 होगा और 3 होगा। और 5 के नीचे क्या होगा? कॉमन के नीचे 1। तो बताओ 5 का विपरीत क्या होगा? 1 या 1 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 2 या 2 का 4, 6 का विपरीत 3 या 3 का बताओ क्या होगा? 6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहां पे बताओ? आंसर हो जाएगा। किसी भी सतह का विपरीत हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं। क्लियर है? आइए अब जैसे मान लीजिए यहां पर एक लास्ट प्रश्न मैं आप लोगों को लिए देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक पासे की 6 सतहों पर पी क्यू आर एस टी यू लिखा है। अगर मैंने इसको पासे की 2 आकृतियों में विभाजित कर दिया, आराम से समझिए, और मैंने यहां पे लिखा पी क्यू आर एस टी क्यू। क्लियर? तो आप कहेंगे वन सरफेस कॉमन है। अगर मैं सीधे सीधे आपसे प्रश्न कर दूं कि क्यू का विपरीत क्या होगा, तो अब आपको इस सवाल को लगाने की जरूरत नहीं है। बताइए क्यू का विपरीत क्या होगा? तो आप कह देंगे चूंकि क्यू कॉमन है तो उसका विपरीत क्या होगा? एच यू होगा, क्योंकि यू क्या है? हिडन है। यू क्या है? हिडन है। अगर सबके विपरीत निकालने हैं तो क्या करेंगे?
Q से क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, तो Q R P, और यहां पे Q से जब घूमेंगे तो Q S T। अब बताओ Q के नीचे क्या होगा, तो आप कहेंगे सर Q के नीचे U होगा। अगर हमें विपरीत को मेंशन करना है तो Q का विपरीत U होगा, या U का विपरीत Q होगा, R का विपरीत S होगा, या S का विपरीत R होगा, और P का विपरीत T होगा, या T का विपरीत P होगा। तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो वन सरफेस कॉमन में अगर हमें दो आकृतियां दी गई हैं तो आराम से हम कॉमन देख के वन सरफेस कॉमन के नेचर को हल कर सकते हैं। अब यही पासा अगर हमारा टू सरफेस कॉमन हो तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अब हमने पासे के उसको बदल लिया। जैसे मैंने कहा पासा दो प्रकार का होता है, जैसे पिछली बार पीसीएस में टू सरफेस कॉमन से सवाल था, आईएएस प्रीलिम्स में भी टू सरफेस कॉमन से सवाल था। अभी मैं पीसीएस, आईएएस, मंडी परिषद, वीडियो सारे एग्जाम के सवाल आपको हल कराने चल रहा हूं उसको पढ़ाने के बाद, और बिना पेन उठाए कैसे सवाल हल होते हैं मैं आपको 2 मिनट में बताता हूं। पहले से इसको समझ लीजिए। अब जैसे मैंने कहा टू सरफेस कॉमन, सेम कंडीशन है। मैंने कहा एक पासे की सतहों पर ए से लेके एफ तक लिखा है, तो क्या लिखा है, ए बी सी डी ई और एफ। अब यहां पर अगर हम पासे की दो आकृतियों को देख ले यहां पर, तो यहां पर आप बताइए, यहां पे लिखा है क्या बताओ, ए बी डी, और यहां पे लिखा मैंने ए बी ई। अब नेचर बदल गया, गौर से देखिए, जहां पर अभी तक एक सरफेस कॉमन हो जा रही थी, अब आपने कहा सर यहां पे भी ए है और यहां पे भी ए है, और यहां पे भी बी है और यहां पे भी बी है। तो जब एक सरफेस कॉमन थी तो आप कहते थे एक सरफेस कॉमन है, लेकिन अब दो सरफेस कॉमन हो गई तो इस नेचर को आपने क्या कहा बताओ, टू सरफेस कॉमन। क्या कहा, टू सरफेस कॉमन। तो देखिए अब कॉमन सरफेस बेटा दो हो गई, यहां पर अब ए और बी दोनों ही बताओ क्या है, कॉमन है, क्योंकि नाम ही क्या है, टू सरफेस कॉमन। अगर ए और बी दोनों कॉमन हो गया तो अब देखिए जब एक सरफेस कॉमन होता था तो एक सरफेस हिडन होता था, अब दो सरफेस कॉमन है तो दो सरफेस हिडन होगा। अब बताइए, अब दो सतह ऐसी होगी जो आपको नहीं दिखाई दे रही है यहां पर, तो आप कहेंगे सर एक तो हमें सी नहीं दिखाई दे रही है, तो एक तो सी हिडन हो गया, और दूसरा आप कहेंगे सर हमें एफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो एफ हिडन हो गया। तो जब दो सरफेस कॉमन होगी तो दो सरफेस हिडन होगी। हिडन सरफेस को हम हिंदी में कहते हैं अदृश्य सतह। क्या कहते हैं, अदृश्य सतह या छिपी हुई सतह। तो छिपी हुई सतह बताओ कितनी हो गई, यहां पर दो हो गई। कौन कौन सी, सी और एफ। तो अगर दो सरफेस कॉमन है तो दो सरफेस क्या है, हिडन है। अब एक और बात, जो कॉमन थी आपने कॉमन कह दिया, जो नहीं दिखाई दे रही थी उसको आपने क्या कह दिया, हिडन दे दिया। लेकिन अब दो सरफेस और भी बची हुई है, तो जो ना तो कॉमन है और ना ही हिडन है, तो ऐसी सरफेस को हम कहते हैं अनकॉमन सरफेस। क्या कहते हैं, अनकॉमन सरफेस, या इसी को हम कहते हैं असमान सतह। अनकॉमन सरफेस या इसी को हम क्या कहते हैं, असमान सतह। तो हमेशा याद रख लीजिए टू सरफेस कॉमन डाइस में जो असमान सतह होती हैं वो सीधे ही एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। टू सरफेस कॉमन डाइस में जो असमान सतह होती है वो सीधे ही एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। आपको सवाल को लगाने की जरूरत नहीं है। तो डी का विपरीत क्या होगा, ई, और ई का विपरीत क्या होगा, डी। तो अगर हम सीधे कॉन्सेप्ट से लिखें तो डी का विपरीत क्या होगा बताओ, ई, और ई का विपरीत क्या होगा बताओ, डी। यदि हमें सभी सतहों के विपरीत निकालने हैं तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कॉमन का विपरीत क्या होता है, हिडन। चूंकि यहां पर दो हिडन है तो कॉमन भी दो है, तो हमने कहा ए का विपरीत क्या होगा, तो आप यहां पे कहेंगे ए का विपरीत। यहां पे अगर हमें देखना है तो ए का विपरीत, अब यहां पे दो हिडन है तो आपको लिखना पड़ेगा या तो सी होगा या तो एफ होगा, या तो सी होगा या तो एफ होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ए की जगह बताओ दूसरा कॉमन क्या है, बी, बी का विपरीत, तो आप कहेंगे या तो सी होगा या तो एफ होगा। क्लियर, क्योंकि हमारे पास टू सरफेस कॉमन में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम कॉमन सरफेस के विपरीत को निश्चित कर सके, तो हमें लिखना पड़ेगा या तो सी होगा या तो एफ होगा। तो जो बुनियादी अंतर है वो बुनियादी अंतर क्या है बताइए, जहां वन सरफेस कॉमन से हम सभी सतहों के विपरीत को निश्चित कर सकते हैं, वही टू सरफेस कॉमन से केवल हम एक ही सतह के विपरीत को निश्चित कर सकते हैं। चलिए, जैसे अभी तक मेरे ख्याल में बात आपको समझ में आ चुकी होगी, एक बात और लेते हैं।
और लेते हैं एक बात, जैसे यहां पर मैंने लिखा एक पासे की, फिर मैंने एक संरचना बनाई PQRSTU। चलिए मैंने इस पासे की दो आकृतियों को यहां पर संयोजित किया और मैंने आपकी तरफ इस पासे को फेंक दिया उत्तर करने के लिए। मैंने कहा PQRS। आपने देखा तो आपको तुरंत इसका भविष्य समझ में आ गया होगा, टू सरफेस कॉमन है क्योंकि Q यहां पे भी कॉमन है और R यहां पे भी है, यहां पे भी। तो सबसे पहले हिसाब आप P और S का कर दीजिए, ये अनकॉमन है, ये सीधे ही एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो P का विपरीत क्या होगा बताओ S, और S का विपरीत क्या होगा बताओ P। अब कॉमन अनकॉमन को देख लीजिए। अब कॉमन क्या है, Q और R है, तो अगर Q और R कॉमन है दो, तो दो हिडन भी होंगे। तो कौन कौन सी ऐसी सतह है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो आप कहेंगे सर T और U हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो T और U क्या हो गया, हिडन। हिसाब किताब बराबर हो गया। P का विपरीत S कॉन्सेप्ट से हो गया। अगर Q का लिखना है तो कॉमन का विपरीत क्या होगा, हिडन। तो आपको लिखना पड़ेगा सर या तो T होगा या तो U होगा। अगर हम यहां पे लिख दें बताओ R का विपरीत, तो भी आपको लिखना पड़ेगा सर या तो T होगा या तो U होगा, क्योंकि टू सरफेस कॉमन डाइस में हमारे पास ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जहां पर हम विपरीत को क्या कर सके, अच्छे से निश्चित कर सके, तो हम आसानी से उत्तर कर सकते हैं। अब एक सवाल मैं आपकी तरफ देता हूं। चलिए 1 2 3 4 5 6 लिखा मैंने। अगर मैं आपको यहां पर दे दूं, इसके बाद हम लोग परीक्षा के सवालों पर चलते हैं। 1 2 4, फिर 4 1 5। अब अगर मैं आपसे पूछूं दो का विपरीत क्या है, तो इस सवाल को लगाने की जरूरत नहीं है। बताइए दो का विपरीत क्या होगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर दो का विपरीत 5 होगा। दो का विपरीत क्या होगा, दो का विपरीत 5 होगा। सीधे सीधे 5 हो जाएगा। क्लियर। अब 1 और 4 कॉमन है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। दो का विपरीत 5 देख के कर दीजिए। 1 और 4 कॉमन है, तो 1 का विपरीत क्या होगा। कौन कौन सा नहीं दिख रहा है बताओ, तो आप कहेंगे सर 3 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है वो क्या हो गया, हिडन हो गया। तो 1 का विपरीत या तो 3 होगा या तो 6 होगा। फिर मैंने आपसे कहा बताइए क्या करें, बताइए यहां पर। तो अब दूसरा कॉमन क्या है बताओ, 4। तो मैंने कहा 4 का विपरीत, तो आपने कहा या तो 3 होगा या तो 6 होगा, और इसका हिसाब किताब। जब परीक्षाओं में सवाल आते हैं तो प्रवृत्ति अलग होती है, और प्रवृत्ति जब अलग होती है तो होता क्या है कि हो सकता है एक ही तरह का जो है सवाल आपको दिया गया हो, और जिसमें 1 सरफेस कॉमन पासा भी दे दिया गया हो, 2 सरफेस कॉमन पासा भी दे दिया गया हो। जैसे मान लीजिए 4 आकृतियां आपको दे दी गई, उसमें 2 आकृतियां 1 सरफेस कॉमन की भी हैं और 2 आकृतियां 2 सरफेस कॉमन की भी है। अब हमने आपसे कहे, आपने कहा सर तो अलग अलग पढ़ाए थे, इस पासे में तो सब साथ आ गया, इसमें तो 1 सरफेस कॉमन भी आ गया और 2 सरफेस कॉमन भी आ गया। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे डील करना है उसकी क्रियाविधि भी मैं आपको बताता हूं। बहुत आसान है। अब आपको पेन नहीं उठाना है, अब आपको पेन नहीं उठाना है, बिना पेन उठाए ही सारे प्रश्न हम लोगों को हल करने हैं। क्लियर। कैसे करने हैं आइए मैं बताता हूं। पेन उठाने की अब आवश्यकता नहीं है। आइए जैसे मान लीजिए, चलिए यहीं से शुरुआत कर देते हैं जहां से खुला हुआ है बोर्ड। देखिए जैसे लिखा है 5वें प्रश्न में, आइए तेजी से। नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में देखिए अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तुरंत देख लीजिए 1 सरफेस कॉमन है कि 2 सरफेस कॉमन। आपने देखा 1 सरफेस कॉमन है, तो ये कॉमन है एक दोनों में, तो कॉमन का विपरीत क्या होता है, हिडन। तो सब दिख रहा है 1 से लेकर 6 तक की गिनती में, केवल 6 नहीं दिख रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया 6। सवाल को लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 सरफेस कॉमन डाइस में जो कॉमन सरफेस होती है उसका विपरीत क्या होती है, हिडन सरफेस, जो दिखाई ना दे। तो थिंक विदाउट इंक से बिना पेन उठाए हल हो गया। चलिए अगले में चलते हैं। अगर यहां पे लिखा है, चलिए आप उत्तर कर दिए। नीचे पासे एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत क्या होगा। अब गौर से देखिए, यहां पर 3 2 1 घूम जाइए, 3 2 1 घूम जाइए, 3 5 4, तो 2 के नीचे क्या आया 5, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 1 सरफेस कॉमन में अगर सभी सतहों के विपरीत निकालने हैं तो क्या करते हैं, दोनों पासों में उपस्थित कॉमन सरफेस से घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाते हैं। हल हुआ है।
कुछ नहीं है बेटा, कुछ है नहीं, सब आसान है। आइए एक बार समझ लीजिए, कुछ आसान है। अब जैसे 3 आकृतियां दी गई हैं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि 3 दी चाहे 13 दी जाए, 3 दी जाए चाहे 13 दी जाए, आपके काम की केवल 2 है। आप किन्हीं 2 ऐसी आकृतियों को चुन लीजिए जो वन सरफेस कॉमन हो। जैसे 4 का विपरीत देखना है, 2 आकृतियों को चुन लीजिए जो वन सरफेस कॉमन हो, क्योंकि हम 2 से ज्यादा को एनालाइज नहीं कर सकते। हमने इन 2 को चुन लिया और इन 2 में 4 कॉमन है, तो बताओ 6 क्या है, हिडन है। तो सीधे 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सीधे 4 का विपरीत क्या हो जाएगा बताइए, 6 हो जाएगा। कभी भी जब 1 से ज्यादा आकृति दी गई, 2 से ज्यादा आकृतियां दी गई हो, तो हमेशा ऐसी 2 आकृतियों को चुनिए जो वन सरफेस कॉमन हो, क्योंकि जब वन सरफेस कॉमन से हम एक ही बार में सभी सतहों के विपरीत, सभी जो है सतहों के विपरीत को निश्चित कर सकते हैं। 2 सरफेस कॉमन से केवल हम एक ही सतह के विपरीत को निश्चित कर सकते हैं। तो हमेशा चुनाव करना है तो ऐसी आकृति का करना है जो बताओ क्या हो, वन सरफेस कॉमन हो। जैसे यहां पे आपने देखा 4 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो 6 क्या हो गया बताओ, हिडन हो गया। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मान लीजिए 4 आकृतियां दी गई हो, जैसे यहां पे देखिए 3 दी गई हो। अब 3 के विपरीत पूछा है, गौर से देखिए, तो फिर 2 ऐसी आकृतियों को चुन लीजिए, किन्हीं 2 को जो वन सरफेस कॉमन हो। क्लियर। अब वन सरफेस कॉमन में देखिए अगर हमें देखना है तो ये 1 3 5, ये 4 2, ये देखिए यहां पे 3 है, 3 दोनों में कॉमन है। अगर इन दोनों को चुन लें, हम कह रहे हैं सवाल लगाने की जरूरत नहीं, तो हिडन क्या हो जाएगा बताओ, 6 हो जाएगा। कॉमन का विपरीत क्या होगा, हिडन। अगर सभी के विपरीत निकाल लें तो भी आसान है, 3 से घूम जाइए तो क्या हो जाएगा, 3 5 1, और यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, 3 2 4, और 3 के नीचे क्या आएगा, 6। 3 का विपरीत 6, 5 का 2, 1 का 4। तब भी आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड से ज्यादा आपका समय नहीं लगेगा। आइए जैसे अब जैसे मान लीजिए सवाल पीसीएस प्रीलिम्स में आपसे पूछा गया, तो लिखा है कौन सा रंग लाल रंग के विपरीत होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इन दोनों आकृतियों से अगर हम देखें, अब हमें सबकी जरूरत नहीं है, खूब ज्यादा दी गई हो, 10-15 दी गई हो, हमारे काम की केवल 2 ही है। या तो हम 2 वन सरफेस कॉमन चुन लें। यहां कोई इंसिडेंटली आप देखिए जामनी यहां पे भी है, और देखिए और यहां पे जामनी नहीं है। अब यहां पे देखिए कौन कौन कॉमन है, नारंगी यहां पे है तो नारंगी यहां पे है, और बैगनी यहां पे है तो बैगनी यहां पे है, और जामुनी के साथ लाल क्या है बताओ, अनकॉमन है। तो 2 सरफेस कॉमन डाइस में जो अनकॉमन सरफेसेज होते हैं वो सीधे ही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो बताओ लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, जामुनी, और जामुनी का विपरीत क्या हो जाएगा बताओ, लाल हो जाएगा। अगर हमें 2 वन सरफेस कॉमन से निकालने हैं तो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे हम, देखिए वन सरफेस कॉमन से मान लीजिए हम इस आकृति से ना करके दूसरी आकृति से कर दें, तब भी उत्तर वही आएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा यहां बैगनी लाल, अब यहां से ले लिया हमने, ये दोनों वन सरफेस कॉमन है। चलिए यहां से लिया तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लाल, फिर क्या लिखेंगे, नारंगी, फिर क्या लिखेंगे बताओ, बैगनी, और यहां से लिया तो क्या लिखेंगे बताओ, लाल, फिर क्या लिखेंगे बताओ, हरा, और फिर क्या लिखेंगे बताओ, नीला। तो भी बताओ हमें, बताओ किसका निकालना है, लाल। तो लाल का विपरीत क्या होगा बताओ, जामनी, क्योंकि जामनी यहां पे क्या है, हिडन सरफेस है, और कॉमन का विपरीत क्या होता है बताओ, हिडन। तब भी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, जामनी हो जाएगा। और यहां से तो बिल्कुल सीधे हो जाएगा। क्लियर। अगर मान लीजिए आपकी इच्छा है कि आपको इन दोनों से निकालना है तो भी आसान है, कई तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे इन दोनों से निकालना है तो भी निकाल लीजिए। देखिए यहां हरा है, यहां हरा है, यहां नीला है, यहां नीला है, 2 सरफेस कॉमन हो गया, तो अनकॉमन सरफेस क्या हो गए, लाल और जामनी। कितनी भी तरह से निकालेंगे उत्तर नहीं बदलेगा, क्योंकि डाइस एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज है और यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के उत्तर नहीं बदलते। 15 आकृतियां भी दी गई हो, लेकिन आपके काम की केवल 2 है। कितनी है, 2 है बस। आइए जैसे यहां लिखा है 10वें प्रश्न में, आप देखिए 1 घन के जो है, हाँ अब 3 के विपरीत निकालना है हमको। इसमें सामने का मतलब, आमने सामने का मतलब विपरीत होता है। कल पढ़ाऊंगा मैं आपको सब, आमने सामने, पड़ोसी सतह, विपरीत सतह, कल सब पढ़ाऊंगा। 3 के सामने का मतलब क्या होता है बताओ, विपरीत होता है। अब आप बताइए अगर 3 के सामने का मतलब विपरीत होता है तो यहां पर हम गौर से देखें, ये क्या है बताओ, 5 है ना, ये क्या है बताओ, 6,
और ये बताओ 3 का विपरीत क्या हो गया बताओ 4, क्योंकि 2 सरफेस कॉमन है तो 3 अंक सतह के सामने, सामने का मतलब होता है विपरीत। जब हम एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो एक दूसरे के क्या होते हैं बताओ, विपरीत होते हैं। तो यहां पे भी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बताओ 4। कोई भी पासा हो, अगर बस आप देखते ही इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। क्लियर। अब जैसे लिखा है ये प्रश्न है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के आपसे आईएएस की प्री में पूछ लिया गया था। देखिए अदृश्य संख्या कहां है, तो अदृश्य संख्या को क्या कहते हैं, हिडन सरफेस। हिडन सरफेस, और हिडन सरफेस हमेशा कहां होती है, कॉमन सरफेस का विपरीत होती है। हिडन सरफेस हमेशा क्या होती है बताओ, कॉमन सरफेस का क्या होती है, विपरीत होती है। और विपरीत को ही कहते हैं सामने होना। तो बताओ जहां कॉमन सरफेस होगी तो उसी के सामने होगी, तो कॉमन सरफेस क्या है 2, तो 2 के सामने हिडन सरफेस होगी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बताओ, 2 के सामने। क्या हो जाएगा, 2 के सामने। कितने भी प्रश्न आए इस तरह के प्रश्नों में अब आपको 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन के प्रश्न आपको परेशान नहीं कर सकते, और कलम उठाने की जरूरत नहीं है। आप थिंक विदाउट इन कॉन्सेप्ट से इसको हल कर दीजिए। लेकिन कुछ प्रश्नों की प्रवृत्ति इबादत के साथ होती है, और वो ऐसी होती है जो थोड़े से कठिन होते हैं, जिनके लिए हमें इस पासे का प्रसार करना होता है। तो जो कल की कक्षा में आएंगे तो पासे के ऐसे प्रश्नों पर बात करेंगे जहां पर पासे के प्रसार के बाद उन सवालों को लगाएंगे जो थोड़े से इससे कठिन होते हैं, लेकिन उनको भी आप बिना पेन उठाए हल कर सकते हैं। तो कल की भी क्लास अगर देख लेंगे तो पासे का प्रश्न किसी परीक्षा में गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा रहा। आज की क्लास कैसी लगी, क्या 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन पूरी तरह से समझ में आ गया है? अब मैं मानता हूं इतना देखने के बाद 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन का सवाल आप लोगों का गलत नहीं होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। क्लियर। तो नित्य हमारी क्लास चल रही है। टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आपको सर्व करने के लिए जो है प्रतिबद्ध है। हम जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं आलोक सर के निर्देशन में। लगातार हम लोग जो है जुटे हुए हैं, खूब रिसर्च के साथ हम आपके सामने हैं, और एक 45 दिन का एक मिरेकल कोर्स हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, और जो है पूरी रूपरेखा की चर्चा हम लोग करेंगे। फिलहाल तो आप क्लास से लाभान्वित होते रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, और हम लोगों का उत्साहवर्धन करते रहिए। क्लियर है। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली क्लास तो तुरंत ही शुरू होने वाली है, आप पलक झपकेंगे और अगली क्लास आ जाएगी। चलिए, तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही पढ़ते रहे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वेलकम प्यारे बच्चों, टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर संतोष, संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ाने के क्रम में आज हम लोग चर्चा करेंगे संविधान सभा की कुछ समितियों के बारे में, उनके सदस्यों के बारे में, और कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, जहां से प्रायः प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं संविधान की कुछ प्रमुख समितियां। संविधान की समितियां, देखिए बेटा, संविधान सभा में कुल जो है कि 26 समितियां बनी थी। कितनी समितियां बनी थी? संविधान सभा में कुल समितियों की संख्या कितनी थी? 26 थी। इन 26 समितियों में कुछ समितियां महत्वपूर्ण हैं, आइए इनकी चर्चा करते हैं। इन समितियों में पहली महत्वपूर्ण समिति है जिसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का मतलब होता है कि संविधान का प्रारूप कैसा होगा, स्केलेटन कैसा होगा, संविधान दिखना कैसा चाहिए, और संविधान में वो सिद्धांत और आदर्श क्या क्या होने चाहिए, ये निर्धारण करने का काम प्रारूप समिति को सौंपा गया। और प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है। और प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। और इन 7 प्रारूप समिति में अध्यक्ष को लेकर 7 सदस्य थे। अब इसमें जो है कि देखिए, नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरे सदस्य हैं एन गोपाल स्वामी अय्यर। एन गोपाल स्वामी अय्यर ये सदस्य हैं।
तीसरे सदस्य देखिए अय्यर, क्या इनको अयंगर बोलते हैं, इनको अय्यर न कह के क्या बोलते हैं, अयंगर बोलते हैं। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर इनको कहा जाए, अयंगर। तीसरे हैं ए के अय्यर, तीसरे कौन हैं, ए के अय्यर, ये भी सदस्य ही हैं। नंबर 4 ये हैं के एम मुंशी, के एम मुंशी, ये भी सदस्य ही हैं। नंबर 5 आप देखिए बी एल मित्र। पहले बेटा क्या था कि पहले बी एल मित्र थे, परंतु जब बी एल मित्र हटे तो बी एल मित्र के स्थान पर कौन चुना गया, ए एल माधव, ए एल माधव चुने गए। और ए एल माधव भी क्या चुने गए, सदस्य चुने गए। पहले बी एल मित्र थे, बी एल मित्र की अनुपस्थिति में किसे चुना गया, ए एल माधव को चुना गया। इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए सैयद मोहम्मद सादुल्ला, पेज चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये भी सदस्य ही थे। एवं इसके अंतिम सदस्य थे, उनका नाम था डीपी खेतान। क्या नाम था, डीपी खेतान। परंतु डीपी खेतान जब अनुपस्थित हुए, मतलब इनकी मृत्यु हो गई, तो डीपी खेतान के स्थान पर कौन चुने गए, डीपी खेतान के स्थान पर चुने गए टी टी कृष्णमाचारी, टी टी कृष्णमाचारी। तो इनकी मृत्यु हो गई थी, इसके बाद टी टी कृष्णमाचारी को चुना गया। ये भी क्या थे, सदस्य थे। ये संविधान सभा में प्रारूप समिति में अध्यक्ष को लेकर के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। एक अध्यक्ष यदि मान लें तो सदस्यों की संख्या कितनी मानी जाएगी, 6 मानी जाएगी। प्रारूप समिति के इन सदस्यों का नाम आप याद रखिएगा। एक बात बेटा आपको और बता दें कि यूपी लोअर पीसीएस में अगर आप देखें तो जो है कि विगत दिनों जो मंडी परिषद का पेपर आया है, उस पेपर में जो है कि लोगों के छक्के छूट गए। डेप्थ थी पेपर में, याद रहे, बहुत ज़्यादा हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। जिस तरह से मंडी परिषद में उसने अपना जलवा दिखाया, पेपर का जो मेंटेन किया है उसकी गहराई, उसी तरह से अगर इसमें उसने मेंटेन कर दिया, उसी तरह से गहराई पूछी, तो याद रखिएगा हल्के में कतई मत लीजिएगा। ठीक है बेटा, एकदम गहरे में पढ़िए। और आपके पास समय है, अभी डेट नहीं आई है, टेंशन की कोई बात नहीं है। बड़े हिसाब से, बड़े अच्छे से पढ़ाई होगी। गहरे में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरी तरह से तैयारी हो जाएगी। और फिर ये जो 45 दिनों का क्रैश कोर्स, ये तो पूरी तरह से फैक्चुअल है, एक हिसाब से आप समझिए, पूरी तरह से फैक्चुअल है। ठीक है, तो ये सैयद मोहम्मद सादुल्ला, इसके बाद फिर इन दोनों में जो है कि डीपी खेतान जब नहीं रहे तो टी टी कृष्णमाचारी को चुन लिया गया। ठीक है, आइए, ये तो प्रारूप समिति हो गई बेटा। दूसरी समिति आप देखिए, तो आपने पहले प्रारूप समिति को देखा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर। दूसरी समिति आप देखिए नियम समिति, संचालन समिति, नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति एवं वित्त व स्टाफ समिति, वित्त व स्टाफ समिति। इतनी समितियों के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिए, नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति, वित्त व स्टाफ समिति, नियम जो भी जो है कि नियम कानून बनेगा, संचालन किस प्रकार किया जाएगा। झंडा समिति के मामले में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है बेटा। झंडा समिति याद रखिए एकदम जो है कि झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी नहीं थे। जेबी कृपलानी किसी भी प्रकार की झंडा समिति में कभी भी सदस्य नहीं रहे हैं। और जो है कि इसलिए जो है कि कुछ पुस्तकों में लिखा गया है वह गलत है। आप झंडा समिति का जो अध्यक्ष है, इसमें जो है कि झंडा समिति मतलब जो राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, तो जो है कि उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। जहां जेबी कृपलानी लिखा है वहां काट करके आप लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो देखिए
4 समितियों के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसके बाद आइए सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बहुत सारी समितियों के अध्यक्ष थे, जैसे प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, परामर्श समिति। देख लीजिए, इतनी समितियों के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति एवं परामर्श समिति। ठीक है। इसके बाद आप देखिए संघीय संविधान शक्ति समिति है, खैर ये है। और इसके बाद फिर आप सर्वोच्च न्यायालय समिति एक समिति थी, सर्वोच्च न्यायालय समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? एस वारदाचार्यार। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस वारदाचार्यार। कुल मिला के जो महत्वपूर्ण समितियां हैं यही हैं, जिसमें प्रारूप समिति, नियम, संचालन, झंडा, वित्त, स्टाफ, प्रांतीय संविधान, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, परामर्श, सर्वोच्च न्यायालय, ये बेटा महत्वपूर्ण समितियां हैं। इस पे जो भी प्रश्न आएंगे आप उनको जो है कि एकदम करेक्ट करिएगा। बार बार पढ़ेंगे इसको तो याद हो जाएगा। आइए इन समितियों के बाद अब हम लोग देखें कि एक और महत्वपूर्ण बात है बेटा कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। देखिए, संविधान सभा में प्रारंभ में महिलाओं की संख्या 10 थी, बाद में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर 5 और कर दी गई, 5 और महिलाओं को ऐड कर दिया गया। इस वजह से संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। ठीक है, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कि पहले 10 थी, इसके बाद फिर 15 कर दी गई। 10 + 5 = 15, मतलब पहले 10 थी फिर 5 बढ़ गई। आइए उनके नाम देखते हैं। श्रीमती सुचेला कृपलानी, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षयानी, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, मालती चौधरी, सरोजिनी नायडू, एवं 10वीं थी लीला रॉय। ये तो 10 महिलाएं थी जो कि संविधान सभा में शामिल थीं। बाद में 5 और इनमें जो है कि शामिल कर लिया गया। 5 और जिन्हें शामिल किया गया, विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू के घराने की, राजकुमारी अमृत कौर, नंबर 3 रेनक राय, बेगम रसूल,
नंबर 5 अन्निमश कारने। ये 15 महिलाएं हैं जो कि संविधान सभा की सदस्य थीं। आप इनके नाम 1, 2, 3 बार देख लेंगे बेटा, तो इसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन महिलाएं शामिल नहीं थी या कौन शामिल थी। और 1, 2, 3 बार अगर आप ध्यान से कंसंट्रेशन से आप देख लेंगे तो इसके बाद जब प्रश्न आएगा तो आप उसमें टिक कर लेंगे। ठीक है, ये 15 वे महिलाएं हैं जो संविधान सभा की सदस्य रही हैं। ठीक है, संविधान में जो है कि संविधान सभा का प्रतीक क्या था? संविधान सभा का प्रतीक बताइए। संविधान सभा का प्रतीक हाथी। संविधान सभा का प्रतीक क्या था बेटा? हाथी था। और जो है कि मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी में। मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा गया और इसका हिंदी में रूपांतरण किया। हिंदी में रूपांतरण करने वाले थे नंदलाल बोस। इन्होंने हिंदी में इसका रूपांतरण किया। ठीक, इसके बाद आप देखिए कि कुल कितनी बहस हुई संविधान बनने में? कुल बहस हुई 114। कुल अधिवेशन 11। कुल अधिवेशन कितने हुए? 11 अधिवेशन हुए। समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। धन कितना खर्च हुआ? धन खर्च हुआ 63,96,729 63,96,729 रुपए। ये 63,96,729 रुपए, ये इतना धन खर्च हुआ। ठीक, ये सारी फैक्चुअल बातें हैं बेटा, कुछ भी पूछ सकता है, याद रखिए, सजग और सावधान रहिए। संविधान सभा का प्रतीक हाथी। मूल संविधान अंग्रेजी में, हिंदी में रूपांतरण नंदलाल बोस द्वारा। कुल बहस हुई 114। कुल अधिवेशन 11। समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। धन खर्च हुआ 63,96,729 रुपए। नेक्स्ट, छब्बीस नवंबर 1949 को संविधान लागू। आंशिक रूप से, पूरे रूप से नहीं, पूरी तरह से लागू होगा 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। 26 जनवरी को ही ये क्यों चुना गया? 26 जनवरी की तिथि इसलिए चुनी गई कि 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। याद रखिएगा। और इस तिथि से कांग्रेसियों की, पूरे भारत की सबकी भावनाएं जुड़ी हुई थी और उस बात को जिंदा रखने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए पुनः इतनी बड़ी बात होने जा रही है, संविधान लागू होने जा रहा है, तो 26 जनवरी को ही लागू किया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। याद रखिएगा, कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को जनगण मन। ये वही गीत है जनगण मन अधिनायक जय, जिसे 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था।
राजधानी परिवर्तन की बेला थी। कलकत्ता से राजधानी कहाँ आ रही थी? दिल्ली। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन लिया गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। चक्र है, आप जानते हैं कितनी तीली है? 24 तीली है। इसकी जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है, वो अनुपात है 2:3। याद रखिएगा, 2:3 है। ठीक है। ये है कुछ महत्वपूर्ण बातें, फैक्चुअल चीज़ें। 26 नवंबर 1949 को लागू, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया, जिसमें 3 रंग आप जानते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा, और चक्र 24 तीलियाँ, चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है 2:3 है। ठीक, आगे चलिए। राष्ट्रगीत हमारा क्या है? राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान तो अभी आपने देखा। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम जो है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की एक ग्रंथ था जिसे कहा जाता है आनंद मठ। आनंद मठ से जो है कि वंदे मातरम लिया गया, और ये जो लिखा गया है वंदे मातरम, इसे 1882 में उन्होंने लिखा था। कब लिखा था? 1882 में आनंद मठ लिखा गया, और इसी आनंद मठ से ये वंदे मातरम लिया गया। क्लियर? इसी आनंद मठ से वंदे मातरम लिखा गया। झंडा गीत हमारा कौन सा है? झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसे किसने लिखा? इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं श्यामलाल। श्यामलाल। ठीक है। और इसे 1938 में लिखा गया था। कब इन्होंने लिखा? 1938 में श्यामलाल द्वारा झंडा गीत लिखा गया। क्लियर? राष्ट्रीय वाक्य, हमारा राष्ट्रीय वाक्य क्या है? हमारा राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया बेटा मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते लिया गया। हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? राष्ट्रीय पंचांग ये हमारा शक संवत है। शक संवत, शक संवत किसने जारी किया? कनिष्क ने। 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क का राज्यारोहण होता है, और जैसे उसका राज्यारोहण होता है उसने शक संवत जारी कर दिया। और ये जो शक संवत है आप जानते हैं 21-22 मार्च को यह नया महीना लगता है, और जो है कि इसका पहला महीना होता है चैत्र, अंतिम महीना फागुन। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, कार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। चैत्र से लेकर के फागुन तक ये। ऐसे 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना राष्ट्रीय कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर, राष्ट्रीय पंचांग घोषित कर दिया। राष्ट्रीय जल जीव कौन सी है? राष्ट्रीय जल जीव गंगा डॉल्फिन। गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, वो हमारी राष्ट्रीय जल जीव है। बाकी वृक्ष बरगद आप जानते हैं, पुष्प कमल जानते हैं, खेल हॉकी जानते हैं, और ये सब जो है राष्ट्रवाद से संबंधित चीज़ें आप जानते ही हैं। अब आइए इस टॉपिक से संबंधित जो है कि 10 प्रश्नों की श्रृंखला। आइए, तैयार हैं? तैयार हो जाइए। ये वे प्रश्न हैं जो लोअर सबऑर्डिनेट में पूछे जाएंगे। कुछ पूछे भी गए हैं और कुछ पूछे भी जाएंगे। आइए उन 10 प्रश्नों की श्रृंखला मैं लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। तैयार हो जाइए आप लोग, और मुझे विश्वास है कि आप हमसे पहले इसका जवाब देंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के
उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा घुमाया है, शब्दों को चेंज किया है, लेकिन बात वही है जो आप सोच रहे हैं। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यही तो पहले अध्यक्ष थे, यही तो उद्घाटन हुआ है 9 दिसंबर को। कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। संविधान बनाने में समय कितना लगा? हाँ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 3, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, जेबी कृपलानी किसी भी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं थे। जो कुछ भी अगर लिखा है तो गलत लिखा है। नेक्स्ट, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बताइए। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वही, गुड, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? शाबाश, एक अध्यक्ष, 6 सदस्य, सबको मिलाकर 7 सदस्य। ठीक है, कितने सदस्य थे? 7, जिनमें एक अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, कब तैयार हुआ? गुड, हाँ वही बेटा, शाबाश, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था, लेकिन लागू पूरी तरह से नहीं हुआ। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। नेक्स्ट, नंबर 7, भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया, कब अपनाया गया? बेटा वही 11वें अधिवेशन में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा 11वें अधिवेशन में। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया 11वें अधिवेशन में। 11वें अधिवेशन में किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? तो अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 9, जनगण मन राष्ट्रगान कब अपनाया गया? राष्ट्रगान को अपनाया गया, कब अपनाया गया? बताइए, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? जवाब दीजिए। अभी मैंने आपको बताया 24 जनवरी 1950। 1950। और ये बेटा लिखा कब गया?
1911 में लिखा गया। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, कुल कितनी महिला सदस्य थी संविधान सभा में? कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो बेटा मैंने आपको बताया पहले 10 थी, फिर 5 और शामिल हो गई, कुल कितनी हो गई? 15 हो गई। कुल कितनी हो गई? 15 हो गई। राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? जो राजकीय चिन्ह है वो कब अंगीकृत किया गया? पहली बात तो ये समझ लीजिए बेटा कि राजकीय चिन्ह ये वही है, अशोक महान की जो लाट है, जिसको कहा जाता है अशोक की लाट, जिसमें 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। उसके नीचे एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। वर्तमान समय में ये बनारस से लगभग 8 किलोमीटर दूर सारनाथ में रखा गया है। यही जो है कि हमारा क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है। और इसे कब हमने अंगीकृत किया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसे अंगीकृत किया गया। ठीक है, ये 1950 है। 26 जनवरी 1950 को इस राजकीय चिन्ह को अंगीकृत कर लिया गया। तो ये रही जो है कि संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि। और जो है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे, हम लोग कदम रखेंगे उद्देशिका, और उद्देशिका के भाव क्या रहे, उद्देशिका को कहा क्या गया, उद्देशिका में कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन से आदर्श उद्देशिका में शामिल किए गए, और उद्देशिका हमारे संविधान के लिए क्या मायने रखती है, और उद्देशिका से कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं या कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा। और जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में आह्वान किया था कि जो है कि अपनी समस्त शक्तियों को केंद्रीकृत कर लीजिए और एक पक्षी होकर के पूरी तरह से तैयारी करिए। सभी विषयों पर ध्यान दीजिए। किसी एक विषय से लेकर आप जो है सेलेक्ट नहीं होंगे। सभी विषयों का बेटा प्रॉपर नोट्स बनाइए और उस नोट्स को बना करके उसको बार बार रिपीट करिए, बार बार पढ़ने की कोशिश करिए। और आप ये समझिए कि इस मेहनत से आपको जो पद मिलेगा वो बहुत बड़ा होगा। जीवन बहुत ही सुखमय और आनंदमय बीत जाएगा। ठीक है। जब आप ये सोच लेंगे तो आपका जितना भी आलस है, जितनी भी आपकी जो है नींद है, जितना भी आपके अंदर चकल्लस चल रही है, वह सब समाप्त हो जाएगी, सब समाप्त हो जाएगी। और जो मेहनत करेगा वही पार उतरेगा। सीधी सी बात है और उसका कोई विकल्प नहीं है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बेटा पढ़ते रहिए। कल पुनः जो है कि 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ और जो है कि नया टॉपिक लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ। कैसे हैं आप सभी? मैं रमेश कुमार टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो आरबीआई के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं। तो एकदम एनर्जेटिक हो जाइए। और आज की क्लास की जब हम शुरुआत करेंगे, आज की कक्षा की शुरुआत करेंगे, तो हम स्वामी विवेकानंद के एक कथन से शुरुआत करेंगे। स्वामी विवेकानंद का एक कथन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो ये समय आ गया है, ये समय आ गया है अपने लक्ष्य को पाने को, कुछ करने को। तो एकदम जोश है, जुनून है और एकदम ऊर्जा के साथ पढ़ाई करनी है, क्योंकि काफी कम समय है। इसीलिए ये टारगेट बैच है। तो एकदम टारगेट ओरिएंटेड होकर हमें पढ़ाई करनी है और एकदम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाना है। तो स्वामी विवेकानंद के इस कथन को याद करिए और हमेशा दिमाग में ये बनाए रखिए कि हमें तब तक नहीं सोना है, यानी उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो जब तक हमें अपना लक्ष्य ना मिल जाए, हमें अपना गोल ना मिल जाए, तब तक हमें आराम नहीं करना है, हमेशा एनर्जेटिक बने रहना है। ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आज हम बात करें आरबीआई के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में
क्योंकि यहां से हमेशा बराबर सवाल बनते हैं और बराबर बनते भी रहेंगे। तो ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे आरबीआई के कार्यों के बारे में। तो यहां पे आप हेडिंग दे देंगे, क्या चीज, आरबीआई के कार्य, यहां पे इसकी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एकदम तैयार हैं आज के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आरबीआई के कार्य, फंक्शन ऑफ आरबीआई, ठीक है ना। आरबीआई के महत्वपूर्ण कार्य। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि आरबीआई भारत का क्या है, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई भारत का क्या है, केंद्रीय बैंक है, ठीक है ना। तो केंद्रीय बैंक होने के नाते आरबीआई के बहुत सारे कार्य हैं। तो यहां पे हम सारे कार्यों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो कार्य है यहां पर हम बात करेंगे, पहला कार्य। तो ये क्या चीज है, मुद्रा जारीकर्ता के रूप में, यानी आरबीआई जो है वो 2 रुपए से लेकर 10,000 तक, ध्यान दीजिएगा, आरबीआई जो है 2 रुपए से लेकर 10,000 तक के नोटों को क्या करता है, प्रिंट करता है, यानी छापता है, जारी करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा। यहां पे पहला कार्य हमने क्या बताया, आरबीआई का मुद्रा जारी करता है, यानी आरबीआई जो है वो मुद्रा को जारी करता है। उसमें 2 रुपए से लेके 10,000 तक के नोटों को आरबीआई क्या करता है, जारी करता है। अब यहां पर बात आई कि 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है, 1 रुपए के नोट को जारी करता है वित्त मंत्रालय। ये वित्त मंत्रालय करता है, ठीक है ना। वित्त मंत्रालय जारी करता है 1 रुपए का नोट, और इस पर सिग्नेचर किसका होता है, इस पर साइन की हम यदि बात करें तो वित्त सचिव का साइन होता है, ठीक है ना। तो 1 रुपए का नोट जारी करता है वित्त मंत्रालय, और ये किसके अधीन आता है, तो भारत सरकार के अधीन आता है। और इस पर सिग्नेचर, 1 रुपए के नोट पर सिग्नेचर वित्त सचिव का होता है, और 2 रुपए से लेकर 10,000 तक का जो नोट होता है, 2 रुपए से लेकर 10,000 तक का जो नोट होता है, इस पर सिग्नेचर किसका होता है, आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत। अब यहां पर आइए, अब हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करें कि किस प्रणाली के तहत आरबीआई जो है ये नोट छापने का अधिकार अपने पास रखता है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर हम बात करें तो मुद्रा जारी करता, हमने ये आपका टॉपिक लिखा था। तो जो मुद्रा जारी करता है, नोट छापता है आरबीआई, तो उसके पीछे किस प्रणाली, तो जो प्रणाली है, जो सिस्टम कार्य करता है वो क्या नाम है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत क्या करता है, आरबीआई नोट छापने का अधिकार अपने पास रखता है। हिंदी इसका क्या हो जाएगा, न्यूनतम कोष, कहीं कहीं से रिजर्व भी लिखता है, तो न्यूनतम कोष रिजर्व प्रणाली, ये है आपका वो प्रणाली जिसके तहत आरबीआई क्या करता है, नोट छापता है, ठीक है ना। अब इस प्रणाली के तहत 200 करोड़ क्या चीज, हमेशा आरबीआई को अपने पास रखना पड़ेगा। 200 करोड़ आरबीआई को हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा। ये 200 करोड़ में क्या होता है, ये 200 करोड़ में यहां पर विदेशी मुद्रा, डॉलर और गोल्ड, ये गोल्ड होता है, गोल्ड यानी सोना। ध्यान दीजिएगा, आरबीआई न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर नोट जारी करता है, और ये प्रणाली के तहत मिनिमम 200 करोड़ रिजर्व रखना होता है आरबीआई को अपने पास हमेशा। लेकिन ये 200 करोड़ जो रखना है, ये रुपए में नहीं रखना है, तो किस में रखना है, तो ये विदेशी मुद्रा होनी चाहिए, ये विदेशी मुद्रा, ये डॉलर होना चाहिए, ठीक है ना। विदेशी मुद्रा यानी क्या चीज, डॉलर या गोल्ड। और एक चीज यहां पर विदेशी प्रतिभूति, ये जो 200 करोड़ है ये क्या है, विदेशी प्रतिभूति होनी चाहिए, विदेशी प्रतिभूति, ठीक है ना।
तो ये भी क्वेश्चन सवाल पूछा जाता है कि रिजर्व में क्या क्या होता है। तो रिजर्व में होता है विदेशी प्रतिभूति, विदेशी मुद्रा यानी डॉलर होना चाहिए, और ये गोल्ड और सोना होना चाहिए। ठीक है ना, ये समझ गए। अब यहां पे आ गया है, अब यहां पर आ गया है, अब ये 200 करोड़ में भी, ये 200 करोड़ में भी 115 करोड़ का, 115 करोड़ का क्या होता है, गोल्ड। ये 115 करोड़ का गोल्ड यानी सोना होना चाहिए। ठीक है ना, और फिर उसके बाद ये 85 करोड़ जो है, ये 85 करोड़ या तो ये डॉलर, या तो आप डॉलर में रखें, या विदेशी प्रतिभूति, विदेशी प्रतिभूति, विदेशी प्रतिभूति, भारतीय प्रतिभूति नहीं, विदेशी प्रतिभूति होना चाहिए। कोई दिक्कत। अब यहां पर आइए, एकदम ध्यानपूर्वक सुनिए, बातें कम करिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, देखिए सब क्लियर यहां पे हो जाएगा। अब यहां पर आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये आप ध्यान दीजिएगा कि आरबीआई, आरबीआई के और कार्य में क्या हम यहां पर देखेंगे। तो आरबीआई देखिएगा, आरबीआई जब भी कोई नोट प्रिंट करता है, 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, तो उस पर लिखा रहता है मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ध्यान सुनिएगा, अगर 10 रुपए की नोट है तो उस पर लिखा रहेगा मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का क्या चीज, वचन देता हूं। यानी जो आरबीआई केवल वादा करता है, आरबीआई केवल क्या करता है, वायदा करता है, वचन देता है। यानी जो भी नोट छपी होगी, 10 रुपया हो या 50 रुपया है, नोट छपा होती है, तो इसको अदा करने का आरबीआई क्या करता है, वायदा करता है, वचन देता है। लेकिन अंतिम रूप से भुगतान कौन करता है, अंतिम रूप से भुगतान कौन करता है। ये देखिए एक पॉइंट वाली बात है। पॉइंट वाली बात क्या है कि जो भी आरबीआई नोट छापता है, वो जैसे 10 रुपए, तो उस पर लिखा रहता है कि मैं वादा करता हूं, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो वायदा कौन करता है, आरबीआई करता है। वायदा की बात आएगी, प्रश्न आएगा, तो आपको यहां पर आरबीआई। और यदि अंतिम रूप से भुगतान की बात आए, तो अंतिम रूप से भुगतान करता है सरकार, भारत सरकार अंतिम रूप से भुगतान करती है। कोई दिक्कत। अब यहां पर आइए, अब यहां पर आगे चले। अब देखिए 1 रुपए के नोट, 1 रुपए के नोट, 1 रुपए के नोट आप जानते हैं वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा। तो 1 रुपए के नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और जितने सारे जो सिक्के हैं बड़े या छोटे, ठीक है ना, सिक्के बड़े या छोटे, ये भी कौन जारी करता है, ये भी सरकार ही क्या करती है, इसको टकसाल में ढाली जाती है। लेकिन यहां पे पॉइंट वाली ये बात है कि 1 रुपए के नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और सिक्कों को भी सरकार ही ढलवाती है। लेकिन आरबीआई का यहां पर भूमिका क्या है, तो आरबीआई भारत सरकार के, आरबीआई भारत सरकार के एजेंट के रूप में, भारत सरकार के एजेंट के रूप में पूरे देश में इसका वितरण करवाती है। पूरे देश में इसका वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण यानी क्या चीज, डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर सवाल आए कि 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय, छोटा सिक्का तो भारत सरकार, ठीक है ना। तो लेकिन अगर ये आए कि पूरे देश में इनका डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण कौन करता है, तो पूरे देश में इसका वितरण जो करता है वो कौन करता है, वो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। यानी पूरे देश में यदि वितरण की बात आए तो सभी नोटों और सिक्कों का वितरण कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है ना। अब यहां पर आइए, अब यहां पर हम ये थोड़ा सा देखें कि 1956 तक किस प्रणाली के आधार पर, 1956 तक किस प्रणाली के आधार पर नोटों को जारी किया जाता था, तो वो प्रणाली था आनुपातिक कोष प्रणाली, आनुपातिक कोष प्रणाली था 1956 तक। लेकिन 1957 से क्या चीज आ गया, न्यूनतम कोष प्रणाली, 1957 से आ गया न्यूनतम कोष
प्रणाली ये आ गया और अभी तक क्या है, ये जारी है, कोई दिक्कत। अब यहां पर आइए, अब सरकार का बैंक और अंतिम ऋणदाता, सरकार का बैंक और ऋण प्रबंधक, सरकार का बैंक और ऋण प्रबंधक की भूमिका भी निभाता है आरबीआई। सरकार का बैंक और ऋण प्रबंधक की भी भूमिका निभाता है, ठीक है ना। अब ये सरकार का बैंक का मतलब क्या हुआ, तो भारत सरकार हो गया या राज्य सरकार हो गया, भारत सरकार या राज्य सरकार। अगर इनकी खाता की बात आए, हमारा जो खाता खुलता है कमर्शियल बैंक में खुलता है, लेकिन भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनका जो खाता होता है वो किसके पास होता है, आरबीआई के पास। आरबीआई के पास इनका क्या होता है, अकाउंट होता है। यानी राज्य सरकार और भारत सरकार का अकाउंट आरबीआई के पास होता है, तो ये क्या हो गया, भारत सरकार का बैंक के रूप में भी भूमिका निभाता है। ऋण प्रबंधक का मतलब क्या हुआ कि भारत सरकार, ऋण प्रबंधक का मतलब यह हुआ कि भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी, इन्हें ऋण की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो भारत सरकार और राज्य सरकार के ऋण की व्यवस्था कौन करता है, पैसे की व्यवस्था कौन करता है, तो ऋण की व्यवस्था की भूमिका भी कौन निभाता है, आरबीआई ही निभाता है। यानी ऋण की व्यवस्था कौन निभाता है, आरबीआई निभाता है, भारत सरकार या राज्य सरकार। चलिए आगे बढ़े हम। अब आइए, अब यहां पर हम यह समझने की कोशिश करेंगे, भारत सरकार तथा राज्य सरकार, भारत सरकार तथा राज्य सरकार, ये कोई भी, यहां पर हमने बताया कि आरबीआई के पास इनका क्या होता है, खाता होता है। अब देखिए, अब यदि भारत सरकार को कोई पैसा आए, तो भारत सरकार के कोई पैसा है, जैसे भारत सरकार का जो सार्वजनिक कंपनी है, जैसे हम बीएसएन मान लें, बीएसएन है, एयर इंडिया है, ठीक है ना, एयर इंडिया है, सेल है, ये सब क्या है, भारत सरकार की कंपनियां हैं। तो ये जितनी कमाएगी, यानी आय होगा, भारत सरकार की कंपनियों के द्वारा जो आय होगी, उसकी जमा राशि को कौन रखेगा, तो उसकी जमा राशि को आरबीआई अपने पास रखता है, आरबीआई अपने पास रखता है। और सरकार यदि बाहर से कोई सामान खरीदती है या सरकार खरीदती है, तो उसको पेमेंट करना पड़ता है ना, तो यहां पे सरकार पेमेंट नहीं करेगी, बल्कि सरकार के निर्देशानुसार आरबीआई क्या करता है, पेमेंट करता है, क्योंकि आरबीआई के पास सरकारों का अकाउंट होता है, तो उसी में राशि जमा भी होती है। यानी जो सरकार के पास पैसा आएगा, सरकार का पैसा आएगा, उसमें जमा होगा, और भुगतान, यानी जमा और भुगतान का कार्य आरबीआई एजेंट के तौर पर सरकार का करता है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर आगे आए, अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक और क्या क्या भूमिका निभाता है। तो मौद्रिक बैंकिंग तथा आर्थिक सलाह के रूप में अब देखिए, रिजर्व बैंक चाहे मौद्रिक बैंकिंग वित्तीय व्यवस्था हो, मौद्रिक नियमों का संचालन हो, बैंकिंग तथा कोई आर्थिक सलाह हो, तो आप जानते हैं कि आरबीआई के जो मेंबर होते हैं, गवर्नर हो या डिप्टी गवर्नर हो, ये हाई क्वालिफाइड होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो। तो यहां पर रिजर्व बैंक क्या करता है, भारत सरकार को हर आर्थिक मोर्चे पर सलाह का भी कार्य करता है, सलाह देता है, यानी एडवाइस देता है। सलाह यानी क्या चीज, एडवाइस देता है, और इसके बदले में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेता है, कोई भी शुल्क नहीं लेता है। यानी समय समय पे आरबीआई, भारत सरकार, राज्य सरकार, इनको हर आर्थिक मोर्चे पर आर्थिक सलाह देता है, मौद्रिक
बैंकिंग वित्त व्यवस्था का संचालन कैसे हो, ये सारा सलाह देता है, ठीक है ना। कभी भी बैंकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग अगर वो घाटे में जाती है, डूबता हो, तो रिजर्व बैंक समय समय पर गाइडलाइन करते रहता है, भारत सरकार को सलाह देते रहता है और राज्य सरकारों को भी आर्थिक सलाह देते रहता है। तो ये सलाह शब्द जरूर याद रखिएगा। अब यहां पर आए, अब यहां पर हम बात करेंगे बैंकों के बैंक के रूप में, बैंकों के बैंक के रूप में हम यहां पर बात करेंगे, बैंकों के बैंक। तो अब देखिए जी, बैंकों के बैंक के रूप में यहां पर हम बात करेंगे तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो है आरबीआई से डायरेक्ट लेना देना नहीं है। आरबीआई से संबंध किसका है, आरबीआई से रिलेशन है बैंक का, कमर्शियल बैंक का, ठीक है ना, ये कमर्शियल बैंक का रिलेशन है। और फिर उसके बाद ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन है मार्केट से, इसका रिलेशन है मार्केट से रिलेशन। अब देखिए मार्केट में कौन, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, यानी हम लोग साधारण आम आदमी, तो हमारा रिलेशन होता है बैंक से, वाणिज्यिक बैंक से, और इनका रिलेशन होता है आरबीआई से। तो हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम बैंक के पास जाते हैं, और बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये आरबीआई के पास जाते हैं। और सारे बैंकों का जो खाता है, जो अकाउंट है, खाता है जो अकाउंट है, वो किसके पास होता है, आरबीआई के पास। तो सारे बैंकों का, कमर्शियल बैंकों का खाता आरबीआई के पास होता है। तो ये क्या हो गया, ये बैंकों का बैंक हो गया, ये बैंकों का बैंक हो गया। और इसी रूप में अंतिम ऋणदाता, और इसी रूप में अंतिम ऋणदाता की भी भूमिका निभाता है, अंतिम ऋणदाता, ठीक है ना, अंतिम ऋणदाता। ये शब्द जरूर याद रखिएगा कि बैंकों को जब पैसे की जरूरत होती है तो उसे कहीं से पैसे की अरेंजमेंट नहीं होती है, व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो अंतिम रूप से वो लास्ट एक आशा की किरण के रूप में किसके पास जाता है, आरबीआई के पास जाता है। तो बैंकों को अंतिम ऋणदाता के रूप में, यानी अंतिम रूप में सहायता कौन पहुंचाता है, आरबीआई। कहीं से भी पैसा नहीं मिलेगा तो आरबीआई के पास जरूर मिल जाएगा। तो अंतिम ऋणदाता की भूमिका भी कौन निभाता है, आरबीआई निभाता है। अब यहां पर चले, अब विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन की बात है। सब समझ पा रहे हैं आप लोग एकदम, ठीक है, आगे बढ़े। अब यहां देखिए, अब यहां देखिए जी, विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधक के रूप में, प्रबंधक के रूप में अगर सवाल आए कि विदेशी मुद्रा भंडार को कौन रखता है, विदेशी मुद्रा भंडार को कौन संरक्षित यानी सुरक्षित रहता है, तो विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित रखता है कौन, आरबीआई संरक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है। तो विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधक कौन हो गया, आरबीआई हो गया। अब चलिए विदेशी मुद्रा भंडार की बात आए तो वर्तमान में भारत सरकार का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, भारत सरकार का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना है, तो 420 बिलियन डॉलर, 420 बिलियन डॉलर, बहुत बड़ी राशि होती है जी। यानी 420 बिलियन डॉलर जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भारत सरकार का है, लेकिन उसको रखता कौन है, उसको रखता है आरबीआई रखता है, उसको आरबीआई रखता है, इसीलिए वो प्रबंधक की भूमिका निभाता है। अब यहां पर चलिए, अब यहां पर आगे हम आपको बताएं तो विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखना, विनिमय दर, विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखना, विनिमय दर में स्थिरता, विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखना, बनाए रखना, ये भी किसका कार्य है, ये भी कार्य आरबीआई करता है। अब ये विनिमय दर में स्थिरता का मतलब क्या हुआ, विनिमय दर में स्थिरता का मतलब ये हुआ कि जैसे मान ले कि $1 बराबर यहां पर 70 रुपये वर्तमान में है, ठीक है ना। अब ये स्थिति बिगड़ जाए, इस पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है भारत का और सही चल रहा है सब कुछ, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ जाए तो $1 बराबर क्या हो जाए, $1 बराबर ये 50 भी हो सकता है और $1 बराबर ये 80 भी हो सकता है। तो ये दोनों स्थितियां अगर बहुत ज्यादा विनिमय दर में उतार चढ़ाव होगा, विनिमय दर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होगा, तो इसे
भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होगा, निर्यात और आयात पर बहुत बड़ा असर होता है। तो इसलिए आरबीआई क्या करता है, विनिमय दर में हमेशा स्थिरता बनाए रखता है। चलिए अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे हम बात करेंगे, विनिमय दर में स्थिरता तो हो गया। अब आगे हम ये भी समझेंगे कि यहां पे आरबीआई का एक और महत्वपूर्ण कार्य है निरीक्षणात्मक कार्य। चलिए, इंस्पेक्शन का भी कार्य करता है, इंस्पेक्शन का भी कार्य करता है, यानी निरीक्षण का कार्य करता है। निरीक्षण, आरबीआई हमेशा वॉच करते रहता है, आरबीआई हमेशा क्या चीज वॉच करते रहता है, ये देखते रहता है कि जो बैंक है, ठीक है ना, चाहे वो वाणिज्यिक बैंक हो, चाहे वो वाणिज्यिक बैंक हो या सहकारी बैंक हो, समय समय पर वो क्या करता है, वो निरीक्षण करते रहता है। आरबीआई ये इंस्पेक्शन करते रहता है, जांच पड़ताल करते रहता है कि जो बैंक हैं वो हमारे नियमों के अकॉर्डिंग, यानी आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, निर्देशानुसार कार्य करते हैं कि नहीं। तो आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारे बैंकों को कार्य करना होता है। तो ये हमेशा समय समय पर आरबीआई जांच करते रहता है, पड़ताल करते रहता है, इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण करते रहता है। अगर कोई गलत काम करता है, यानी आरबीआई के नियमों को फॉलो नहीं करता है, अगर कोई आरबीआई के नियमों को फॉलो नहीं करता है तो आरबीआई उसे क्या कर सकता है, आरबीआई उसे दंड भी दे सकता है, आरबीआई दंड भी दे सकता है। यानी या तो आर्थिक जुर्माना लगा देगा, 5 करोड़ 10 करोड़ 1 करोड़ जो भी हो, आर्थिक जुर्माना लगा देता है, आर्थिक जुर्माना लगा देगा, या लाइसेंस रद्द कर देगा। जब बैंक बहुत ज्यादा सुधरेंगे नहीं, अपना काम मनमर्जी का करते रहेंगे, तो यहां पे क्या करेगा, यहां पे लाइसेंस रद्द कर देगा, अंतिम रूप से आर्थिक जुर्माना लगा देगा। तो आरबीआई का यह भी महत्वपूर्ण कार्य है इंस्पेक्शन का, ठीक है। अब यहां पर चले, अब यहां पर देखिएगा, प्रत्येक बैंक को यानी जो भी नया बैंक बना और उसे कार्य करना है, आके मार्केट में अर्थव्यवस्था में कार्य करना है, बैंकिंग वित्त व्यवस्था का, कोई भी बैंक नया बना, जैसे हाल ही में बना है क्या, बंधन बैंक है, तो यहां पे कार्य करना है, बैंकिंग वित्त व्यवस्था का संचालन करना है। तो अगर लाइसेंस की बात आएगी तो बैंकों को लाइसेंस देता है कौन, तो बैंकों को लाइसेंस कौन देता है, ये आरबीआई देता है। बैंकों को आरबीआई लाइसेंस देता भी है, और आरबीआई के नियमों को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो लाइसेंस छीन भी लेता है, यानी निरस्त भी कर देता है, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े हम लोग। अब यहां पर देखिएगा, अब सारे महत्वपूर्ण यहां पर जो कार्य था हमने आपको यहां पर बताया। अब यहां पर एक कार्य और है, ये आपका क्या है, अब देखिए, समय समय पर आरबीआई क्या करता है, डाटा का संग्रह करता है। आर्थिक जो डाटा होती है इसका संग्रह करता है। आरबीआई क्या करता है, हर कृषि क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से, बैंकिंग वित्त व्यवस्था से रिलेटेड, राष्ट्रीय आय से रिलेटेड, ठीक है ना, निवेश से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड, ये क्या करता है, आरबीआई जो डाटा है उसको संग्रह करता है और इस पर क्या करता है, वो रिसर्च करता है, इस पर रिसर्च करता है और समय समय पर क्या करता है, रिपोर्ट प्रकाशित करता है, समय समय पर रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है, रिपोर्ट भी यहां पे प्रकाशित करता है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका कुछ महत्वपूर्ण कार्य यहां पर हो गया। फिर उसके बाद हम विकासात्मक कार्य की बात बताएं। अब यहां पर देखिए, आरबीआई का एक कार्य क्या है, आरबीआई यहां पे एक कार्य है विकासात्मक कार्य। विकासात्मक कार्य का मतलब ये हुआ कि विकास कार्य के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। तो ये देखिए, मौद्रिक नीति के माध्यम से, तो यहां पे एक सवाल भी बन गया कि मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है, तो आरबीआई करता है। और मौद्रिक नीति के माध्यम से
अर्थव्यवस्था के विकास में आरबीआई क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यहां पर हमने सारे एक एक चीजों को यहां पर हम लोगों ने कवर कर लिया। अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर थोड़ा सा हम और जानने की कोशिश करेंगे आरबीआई के बारे में। तो यहां पे आइए आरबीआई के थोड़ा सा टूल्स के बारे में बात करें। आरबीआई के टूल्स के बारे में हम यहां पर बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे सीआरआर और एसएलआर की बात करेंगे। सीआरआर इसका मतलब क्या हुआ, कैश रिजर्व रेशियो यानी नगद आरक्षित अनुपात। ध्यान सुनिएगा, नगद आरक्षित अनुपात। और इसका मतलब क्या हुआ, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी वैधानिक तरलता अनुपात। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, यह भी पूछता है कि सीआरआर का मतलब क्या हुआ, कैश रिजर्व रेशियो नगद आरक्षित अनुपात, और एसएलआर का मतलब क्या हुआ, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी वैधानिक तरलता अनुपात। अब ये है क्या, तो देखिए अब आरबीआई ऊपर बना हुआ है, ये बैंकों का बैंक है, आप जानते हैं। अब देखिए जो कमर्शियल बैंक है, जैसे हमने यहां पर मान लिया एसबीआई, इसकी टोटल जमा पूंजी क्या है, 100 करोड़। एसबीआई एक प्रकार का वाणिज्यिक बैंक है, इसकी टोटल जमा पूंजी 100 करोड़ है। तो आरबीआई कहता है कि टोटल बैंकों की कुल जमा पूंजी का वह निश्चित भाग जो आरबीआई अपने पास रख लेता है, बैंकों की कुल जमा पूंजी का वह निश्चित भाग जो आरबीआई अपने पास रख लेता है, उसे हम कहते हैं क्या चीज, सीआरआर। यानी सीआरआर क्या है, अगर आरबीआई ने 4% इसकी दर को तय कर दिया तो 100 करोड़ का 4% कितना हो जाएगा, 4 करोड़। तो 100 करोड़ इसकी जमा पूंजी है, इसका 4% यानी 4 करोड़ आरबीआई क्या करेगा, अपने पास रिजर्व के तौर पर रख लेगा। ठीक है ना, तो ये रिजर्व के तौर पर रख लेगा अपने पास, तो इसे हम सीआरआर कहेंगे। एसएलआर क्या है, तो एसएलआर बैंकों की कुल जमा पूंजी का वह निश्चित भाग, जो आरबीआई बैंकों को ही कहता है कि हमेशा अपने पास रिजर्व के तौर पर रखिए, हमेशा अपने पास रिजर्व यानी सुरक्षित रखिए, इससे किसी भी प्रकार का कोई लेन देन ना करिए। यानी यहां पर एसएलआर यदि 20% तय हो गया तो बैंकों को हमेशा अपने पास 20 करोड़ क्या करना पड़ेगा, रिजर्व के तौर पर रखना पड़ेगा। यानी 2 रिजर्व की यहां पर बात हो गई, एक तो सीआरआर जो आरबीआई अपने पास रखवा लेता है, और एक जो होता है एसएलआर जो बैंकों को अपने पास ही हमेशा रिजर्व रखना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये 100 करोड़ इनकी जमा पूंजी है, 2 रिजर्व 4 करोड़ यहां और 20 करोड़ यहां पर, तो टोटल रिजर्व कितना हो गया, 24 करोड़। टोटल रिजर्व हो गया 24 करोड़। तो बैंक मार्केट में कितना उधार दे सकते हैं, बैंक मार्केट में अब मात्र 76 करोड़ का उधार दे सकते हैं और इससे ब्याज के रूप में पैसा कमा सकते हैं। ठीक है ना, 2 रिजर्व, ये आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए आरबीआई ऐसा करता है। तो ये 76 करोड़ जो बचा, अब ये मार्केट में देके उधारी और उससे ब्याज दर कमा सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने सीआरआर और एसएलआर समझ लिया। अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर एक बात यह है कि जैसे ही इन्फ्लेशन की स्थिति होता है, तो आरबीआई क्या करता है, सीआरआर और एसएलआर में क्या करता है, वृद्धि कर देता है। आरबीआई इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए सीआर एसएलआर में वृद्धि कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो रिजर्व की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, रिजर्व की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहां पर बैंकों की रिजर्व की मात्रा जैसे ही बढ़ेगी तो बैंकों की उधार क्षमता क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। ठीक है ना, जैसे ही इसमें वृद्धि होगा, जैसे 4% की जगह 6% हो गया, ठीक है ना, 4% की जगह 6% हो गया, और सीआरआर 4 से बढ़ के 6 हो गया, एसएलआर 20 से बढ़ के क्या हो गया,
24 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहां पे 24 और 6 30 करोड़ हो जाएगा। तो यहां पर बैंकों की उधार देने वाली राशि में क्या होगी, कमी होगी, यानी 70 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बैंकों की उधार देने की क्षमता में कमी हो जाएगी। तो बैंकों की उधार देने की क्षमता में कमी हो जाएगी, तो बाजार में क्या होगा, तो बाजार में मुद्रा की पूर्ति, बाजार में मुद्रा की पूर्ति में यहां पे कमी हो जाएगी। और बाजार में मुद्रा की पूर्ति में कमी तो लोगों की क्रय शक्ति में कमी, मांग में कमी, और मांग में कमी होगी तो कीमत में कमी होगा और मुद्रास्फीति का नियंत्रण कर लेगा। ठीक है ना, समझ पाए यहां पर सीआरआर और एसएलआर। अब यहां पर देखिए एक होता है ओएमओ। ओएमओ का मतलब हुआ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुली बाजार की क्रिया। अब यहां समझिएगा ये क्या होता है, तो आरबीआई जो है ये बाजार में, आरबीआई द्वारा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का खुले तौर पर खरीद और बिक्री करना ही क्या है, ओएमओ। आरबीआई द्वारा बाजार में सीधे तौर पर सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करना ही क्या कहलाता है, ओएमओ, यानी खुली बाजार की क्रियाएं कहलाती है। तो यहां पर आप देखिएगा, अब यहां पर इसके माध्यम से एक हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि यदि इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना है, तो ये है आरबीआई, और ये है मार्केट। अब इन्फ्लेशन की स्थिति है, यानी अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा है, आरबीआई को पैसा निकालना है, तो ये क्या करेगा, इन्फ्लेशन की स्थिति में आरबीआई क्या करता है, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है। सरकारी प्रतिभूति सरकार द्वारा जारी की गई एक प्रतिभूति होती है, उस पर भारत सरकार का मुहर लगा रहता है, कागज का एक टुकड़ा सिंपल होता है। ठीक है ना, तो यहां पे आरबीआई इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए बाजार में क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सरकारी प्रतिभूति को बेचता है। तो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो मूल्य होगा 5,000 10,000, तो आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा बाजार में, और इसके मूल्य के बराबर पैसा क्या कर लेगा, अपने पास मंगा लेगा। इसके मूल्य के बराबर पैसा अपने पास मंगा लेगा, तो बाजार में क्या हो जाएगी, मनी की शॉर्टेज हो जाएगी, मुद्रा की कमी हो जाएगी। तो बाजार में मुद्रा की कमी होगी, यानी लोगों की क्रय शक्ति कमी होगी, तो लोगों की क्रय शक्ति तो मांग में कमी, यानी कीमत में कमी। तो इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है, तो बाजार से पैसा निकल के आरबीआई के पास आ जाता है, और बाजार में मुद्रा की पूर्ति में कमी तो मांग में कमी। जब लोगों के पास क्रय शक्ति की कमी हो जाएगी तो मांग में कमी होगी, और मांग में कमी होगी तो क्या होगा, कीमत ऑटोमेटिक गिरेगा और मुद्रास्फीति का नियंत्रण हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहां पर महत्वपूर्ण टूल समझ लिया, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ओएमओ क्या होता है। यहां पर एक एक चीजों को हम लोगों ने क्या किया, समझ लिया। अब यहां पर आइए, पूरी प्रक्रिया आरबीआई, सारे आरबीआई के कार्य हम लोगों ने, जितने महत्वपूर्ण कार्य थे आरबीआई को हम लोगों ने यहां पर समझ लिया, देख लिया सारे कार्यों को, और कुछ महत्वपूर्ण टूल्स था सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ भी समझ लिया। अब इस पे आधारित हम आपको कुछ क्वेश्चन तुरंत करा रहे हैं, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन तुरंत हैं, तो एकदम बातें मत करिए, ध्यान फोकस इस पर होना चाहिए। और इसलिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है इसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी हो सकता है, तो बाद में अफसोस होगा कि कहां से एक बार वो क्लास हम कर लिए रहते, वहां से 2 क्वेश्चन हमें मिल जाते। तो ये फैक्ट है, बराबर यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो यहां पर फोकस होकर करिएगा। ये सारा डिटेल बताने के बाद अब इस पे जो आधारित जो प्रश्न है उसको हम करते हैं। चलिए, अब ये हो गया आपका, अब इस पे आधारित प्रश्न है, उसके लिए आप तैयार हैं? चलिए, सवाल जैसे ही सवाल आएगा आपको तुरंत आंसर करना है, जवाब देना है। यहां पर हम वॉच करेंगे, देखेंगे कौन कितना सही बता रहा है। ठीक है, अब आइए यहां पर हम आते हैं सवालों पर। अब ये सवाल आ गया आपका, ये सवाल आ गया कि अब यहां पर देखिएगा, हाँ जी, ये आपका पहला सवाल, ये आपका जो है पहला सवाल है,
भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं, आप देख पा रहे हैं। अब यहां बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य है सभी नोट व सिक्के जारी करना, सभी नोट व सिक्के वितरित करना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता के अंतर्गत सरकारी एजेंट के रूप में, यहां पर सरकारी एजेंट के रूप में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब यहां पर देखिएगा, चलिए बताइए, जल्दी बताइए, सवाल को ये हल करिए, जल्दी बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य है सभी नोट व सिक्के जारी करना, सभी नोट व सिक्के वितरित करना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता के अंतर्गत सरकारी एजेंट की भूमिका निभाना। जल्दी बताएं क्या होगा। कूट दिया गया 1 3 4 2 व 3 2 3 व 4 1 2 व 3 4। चलिए इसमें इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये पहला है सभी नोट व सिक्के जारी करना, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। आरबीआई सभी नोट व सिक्के कहां जारी करती है, आरबीआई 2 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक को नोटों को जारी करती है। 1 रुपए का नोट तो वित्त मंत्रालय जारी करता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये वाला गलत हो जाएगा। और सभी नोट व सिक्के का वितरण करना, तो हमने अभी आपको बताया कि आरबीआई सभी नोट व सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इकोनॉमी में करता है, ठीक है ना, और मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई करता है। और भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ में एजेंट की भूमिका, अगर भारत सरकार, अगर भारत से बात आए तो एजेंट की भूमिका कौन निभाता है, ये आरबीआई करता है। आरबीआई, आईएमएफ का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कोई दिक्कत, पहला सवाल हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा 2 3 4। अब आगे हम बढ़ते हैं, अब यहां पर आगे आइए, अब ये दूसरा सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक का यहां पर क्या हो जाएगा, लेखा वर्ष, ठीक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष, ध्यान दीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष। बताइए जल्दी जल्दी बताइए इसे, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष, तो ये होगा आपका जुलाई से जून, जुलाई से जून भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है। अब आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। अगर वित्तीय वर्ष पूछे, अगर वित्तीय वर्ष पूछे तो ये भारत सरकार का वित्तीय वर्ष जो है वो क्या है, अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च, अप्रैल टू मार्च होता है। तो ये वित्तीय वर्ष की बात पूछे भारत सरकार का तो अप्रैल से मार्च, और भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की बात करें तो ये जुलाई से जून आ जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे आइए, तीसरे क्वेश्चन की यहां बात हो रही है। अब तीसरे क्वेश्चन पे यहां पे आइए, भारतीय रिजर्व बैंक का निर्गमन विभाग सभी छापे गए नोटों के विरुद्ध डैश अपनाता है। कौन सी प्रणाली को अपनाता है जी, कौन सी प्रणाली को अपनाता है, जल्दी बताएं आप यहां पे, कौन सी प्रणाली को अपनाता है, जल्दी आंसर करें, आंसर दें, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक का निर्गमन विभाग सभी छापे गए नोटों पर, तो ये सीधी सी बात है, ये आपका न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, यानी निर्गमन विभाग जो है कौन सी प्रणाली के आधार पर, तो ये क्या हो जाएगा न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। अभी बताएं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर आरबीआई नोट छापने का अधिकार अपने पास रखता है। अब यहां पर आइए अगला क्वेश्चन, 50 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, 50 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है जी, 50 रुपए के नोट की बात आ रही है, जल्दी बताएं क्या होगा, किसका होगा, जल्दी यहां बताएं, समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिए जी, वित्त मंत्री, वित्त सचिव, आरबीआई के गवर्नर, तो हमने आपको बताया कि 2 रुपए से लेके 10,000 तक का अगर जो नोट होगा इस पर सिग्नेचर किसका होगा, आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होगा, आरबीआई के गवर्नर। तो ये 50 रुपए होगा तो इस पर आरबीआई के गवर्नर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां पर अगले सवाल पर आइए, अगले सवाल पर यहां पे हम आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं है, तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो अभी हमने आपको बताया क्या,
अभी हमने आपको बताया कि मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई आर्थिक विकास को क्या करती है, बढ़ावा देती है। तो ये वाला भी होगा। अनुकूल दिशा में, यहां पे अनुकूल दिशा हो जाएगा, अनुकूल दिशा में प्रत्यक्ष ऋण देना। तो आरबीआई ये वाच करता है कि कौन से क्षेत्र में कितना ऋण देना है, यानी जो देश की भलाई के लिए सही होगा आरबीआई वहीं कदम उठाता है। तो अनुकूल दिशा में प्रत्यक्ष ऋण देना, ये भी सही होगा। स्फीति दबाव का नियंत्रण करना, हमने आपको ये भी बताया कि आरबीआई मुद्रास्फीति के नियंत्रण का कार्य करता है। और सामाजिक न्याय, ये आरबीआई के अंतर्गत सामाजिक न्याय नहीं आता है जी, आरबीआई के अंतर्गत सामाजिक न्याय नहीं आता है। ये किसके अंतर्गत आता है, ये भारत सरकार के अंतर्गत, ये सरकार के अंतर्गत आता है सामाजिक न्याय। तो ये आरबीआई नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब यहां पर अगला सवाल आप करें। छठा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचने पर निम्न में से क्या होता है। अभी हमने आपको बताया, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचने पर निम्न में से क्या होता है जी। तो खुले बाजार में प्रतिभूति जब बेची जाएगी, खुले बाजार में जब प्रतिभूति बेची जाएगी तो यहां पर क्या होगा, मुद्रा की आपूर्ति घट जाएगी। खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचकर आरबीआई क्या करता है, अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को कम कर देता है और इन्फ्लेशन को नियंत्रित करता है। तो मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है, ठीक है ना। चलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। अब यहां पर आगे बढ़े, सातवां सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात यानी ये क्या है, सीआरआर की बात हो रही है, को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें भी क्या होगा, सीआरआर में यदि वृद्धि होगी तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, घट जाएगा। तो ये मुद्रा आपूर्ति घट जाएगी, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां पर आइए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सर्वाधिक तरलता अनुपात, ये सांविधिक होगा, ये सर्वाधिक नहीं होगा, सांविधिक होगा, ठीक है ना। सांविधिक, ये यहां पर सांविधिक होगा। चलिए ये क्या हो जाएगा, सांविधिक यानी ये किसकी बात कर रहा है, एसएलआर की बात कर रहा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सर्वाधिक तरलता अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब इसमें भी क्या होगा, जब एसएलआर में वृद्धि होती है तो क्या चीज, मनी सप्लाई में कमी हो जाती है। तो जब एसएलआर में वृद्धि हो जाएगी तो बैंकों को ज्यादा एसएलआर अपने पास रखना पड़ेगा, यानी रिजर्व वाली राशि ज्यादा अपने पास रखनी पड़ेगी। तो इससे बैंकों की उधार देने की जो क्षमता होती है उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो बैंकों की साख सृजन यानी उधार देने की क्षमता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। चलिए अगले सवाल पे हम लोग यहां पे आते हैं। अगले सवाल 9वां, भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है। भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए जी, ऋण नियंत्रण बताएं, जल्दी बताएं। यहां पर भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, यानी मार्केट में कितना ऋण जाना है, कितना आना है, ठीक है ना, और कौन सी दिशा में जाना, इस सबका कंट्रोलर कौन होता है, आरबीआई होता है, ठीक है ना। अब यहां पे लास्ट सवाल पे आइए, यहां पर हम चर्चा करते हैं लास्ट सवाल। चलिए लास्ट सवाल, भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं। भारत में 1 रुपए के नोट और सिक्के तथा छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं किसके द्वारा जी, 1 रुपए के नोट की बात हो रही है, छोटे सिक्के बड़े सिक्के बताइए। तो हमने बताया वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, और वित्त मंत्रालय किसके द्वारा कार्य करते हैं, भारत सरकार, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, एनर्जेटिक बने रहिए और खूब ज्यादा मेहनत करिए, अपने लक्ष्य को पाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय।